अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कुछ लीगल मामलात ऐसे हैं जिस पर बहुत बहस आजकल हो रही है। जिस तरफ जाएं सवाल कुछ ऐसे हैं जो हर जगह जेर बहस हैं और हर जगह पे उस पर मुनकसम आपको राय मिलती है। ओपिनियन डिवाइडेड है। लीगल फ्रेटर्निटी का भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरी फैसला 3 रुकनी बेंच करेगा या 5 रुकनी बेंच करेगा। यह एक बड़ा सवाल है। इस पर कंफ्यूजन शुरू होती है। अगर ना हुआ, अगर एक भी जज दूसरी साइड पे चला गया, अगर मेजॉरिटी डिसीजन 3 रुकनी बेंच का नहीं आता, फिर क्या होगा? ये ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब हम आज अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सियासतदान भी मौजूद हैं, एनालिस्ट भी हैं और साबिक जज साहिबान और वकला भी मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपका। उमर चीमा साहब आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं कराची से। शाइक उस्मानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं अगर इजाजत दें, इस बुनियादी सवाल पर 5 रुकनी या 3 रुकनी बेंच, सर कौन सा बेंच है ये? शाइक उस्मानी साहब आपका क्या ख्याल है? फैसला ये 3 जज आखिरी हतमी फैसला करेंगे या 5 जज हतमी फैसला करेंगे? सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होती हैं वो चीफ जस्टिस के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूट करने की, और वो 2 जजेस से लेकर के जितने मर्जी जजेस की बेंच बना सकती है, चीफ जस्टिस बना सकता है। जब एक बेंच जब एक केस सुनना शुरू करती है तो उसके बाद जब वो फैसला अनाउंस करती है तो हो सकता है कि उसमें स्प्लिट डिसीजन भी हो। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के तहत एक फाइनल फैसला अनाउंस होना होता है, लेकिन ये एक अजीब व गरीब ये मौका है कि यहाँ पर एक फाइनल फैसला 2 जजेस ने तो कर दिया और बाकी 3 जजेस ने फाइनल फैसला नहीं किया, यानी उन्होंने पिटिशन ख़त्म नहीं की, डिस्पोज ऑफ नहीं की, और उन्होंने कहा कि हमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी जिसने कि बाद में रिपोर्ट पेश कर दी, और इसी 3 जजेस ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट भी कंसिडर की। अब ये 3 जजेस जो है ये वो रिपोर्ट को कंसिडर करने के बाद उन्होंने ऑर्डर्स अपने रिजर्व भी कर दिए, अपनी जजमेंट रिजर्व कर दी। अब जब अनाउंसमेंट जजमेंट की होगी तो वो अनाउंसमेंट जजमेंट ये 3 जजेस तो नहीं करेंगे, चूँकि 5 जजेस की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, वो बेंच बरकरार है, वो ख़त्म नहीं हुई। तो जब ये अनाउंसमेंट का टाइम आएगा तो सारे 5 के 5 जजेस बैठेंगे और फिर ये जो 3 जजेस हैं ये अपनी जजमेंट्स जो हैं वो सामने लेके आएंगे और उसमें साइन करेंगे कोर्ट में, ओपन कोर्ट में, और फिर ये देखा जाएगा कि इन 3 जजेस में से क्या कोई ऐसा जज है जो कि बाकी 2 जजेस जिन्होंने पहले फैसला किया उनके साथ इत्तेफाक करता है, या ये 3 जजेस अपनी एक जॉइंट जजमेंट लेके आते हैं, या हर एक अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट देता है और कोई ख़ास खातिर खा फैसला नहीं होता। ठीक, तो उस सूरत में देखा जाएगा कि कौन मेजॉरिटी में है। जो मेजॉरिटी में होगा उसका फैसला वो जो कोर्ट का फैसला माना जाएगा। सर मैं ये भी इस पे भी आऊंगा कि वो फैसला लिखेगा कौन। मेरे साथ नासिर असलम जाहिद साहब भी मौजूद हैं। हम चाहते हैं जरा एक वैरायटी ऑफ ओपिनियन, बिकॉज़ इसमें बड़ा तकसीम है ओपिनियन। नासिर असलम जाहिद साहब आपका ख्याल क्या है? 5 जज फैसला करेंगे बैठ के या 3 जज फैसला करेंगे? सर देखिए, ये मैं मुझे इसके मुतालिक तो ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मैं उसूल बता दूं आपको। होता ये है कि रोस्टर जिसे कहते हैं कि भाई कौन जज बैठेगा, हमारे यहाँ जो चीफ जस्टिस होता है वो डिसाइड करता है कि सिंगल बेंचेस कौन सी होंगी। डीबी डिवीजन बेंच कहलाती है, यानी 2 जज होंगे। फुल बेंच का मतलब है 3 जज या उससे ज्यादा जजेस होंगे। और उसके बाद वो चीफ जस्टिस ये भी फैसला करता है कि ये जो बेंच है सिंगल बेंच जिसके हेड मिस्टर जस्टिस सो एंड सो है, ये क्रिमिनल केसेस सुनेंगे। 1-2 जजेस जो हैं वो अपीलें सुनेंगे। ये जजेस जो हैं वो इनकम टैक्स रेफरेंसेस सुनेंगे। ये जजेस जो हैं वो रिट पिटीशन सुनेंगे। ये जजेस सिंगल बेंच की रिट पिटीशन सुनेंगे। ये जजेस डबल बेंच की बनेंगे। ये फुल बेंच यानी 3 जजेस या 5 जजेस से सुनेंगे। ये इख्तियार होता है चीफ जस्टिस का। जहाँ तक जो रोस्टर का ताल्लुक है, रोस्टर जो है यानी कौन जज क्या सुनेगा वो तो इख्तियार पूरा चीफ जस्टिस। सर लेकिन इस केस में जजेस के रिमार्क्स अब तक ये हैं कि जो फैसला आया है वो इंटरम फैसला है। जैसे जज साहब ने कहा, शाइक उस्मानी साहब ने कहा अभी डिस्पोज ऑफ भी नहीं की, तो क्या जो पिछला 5 रुकनी बेंच है वो अभी भी मौजूद और कायम है या वो खत्म हो चुका है?
देखिए ये मैंने पूरा देखा नहीं है, लेकिन अगर एक बेंच होती है और कॉन्स्टिट्यूट होती है, चीफ जस्टिस साहब 5 जजेस बनाते हैं और 5 जजेस में से 2 जजेस जो है वो कोई इंक्वायरी कर रहे हैं, तो फैसला तो 5 जजेस का ही होगा ना। जो भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो भी फैसला चीफ जस्टिस साहब ने कहा किया है कि ये 5 जज इस केस को सुनेंगे, तो वो फिर 5 जजेस का ही फैसला होगा। और जरूरी नहीं है कि 5 जजेस मुत्तफिक हों, ये स्प्लिट डिसीजन भी आता है, और जब स्प्लिट डिसीजन होता है तो मेजॉरिटी डिसीजन जो होता है वो प्रिवेल करता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि बेंच जो थी वो 5 जजेस की बेंच चीफ जस्टिस साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूट की थी, उनको ये केस दिया गया था। अगर उनको केस दिया गया था तो फाइनल फैसला वो 5 जज ही करेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब पे डिपेंड करता है कि बेंचेस क्या कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो चीफ जस्टिस साहब ने अगर कर दिया है कि 5 जजेस सुनेंगे और 5 जजेस सुन रहे हैं, तो वो 5 जजेस ही फैसला करेंगे। सो आपका भी ख्याल है 5 जज फैसला करेंगे? मैं एक और सवाल सर, वजीर आजम साहब को अगर ये फैसला होता है, क्योंकि 2 जज वजीर आजम को नायल कर चुके हैं, अगर नायली का फैसला, क्या वजीर आजम का पेश होना जरूरी है कोर्ट में? देखिए वजीर आजम साहब को बुला तो सकता है कोर्ट, लेकिन जैसे कहते हैं कि ट्रेडिशन यही है कि इस तरह बुलाने से असर पड़ता है, पूरी सियासत पे असर पड़ता है। तो कोई ऐसी पाबंदी तो नहीं है, लेकिन बुलाया जा सकता है। लेकिन उसमें होता यही है कि चीफ जस्टिस साहब अगर मुनासिब समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाना है, तो वो उसमें इस प्राइम मिनिस्टर साहब किसी को भेज दें इंस्ट्रक्शंस के साथ, अटॉर्नी जनरल को भेज दें या अपने किसी वजीर को भेज दें या किसी वकील को भेज दें जो इंस्ट्रक्शन दे। क्योंकि ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन होगी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो आके कोर्ट के सामने पेश हो जाएं। तो मेरा ख्याल ये है कि पावर तो है प्राइम मिनिस्टर को बुलाने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है वो बुलाएंगे नहीं। मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हो सकता है बुला दें, लेकिन पर्सनल व्यू है बुलाने से देखिए बड़ी बड़ी हालत यानी अजीब सी पोजीशन हो जाती है ना। पार्लियामेंट में तो सुप्रीम है, पार्लियामेंट ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। उनको अगर आप बुलाएंगे, अब वो खुद आना चाहें तो बहुत बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल है। अभी तक तो नहीं आए। ये काशिफ वो तर्जुमा करके मैं कह रहा हूँ कि कानूनी तौर पे हम एक ऐसे सहरा में हैं जहाँ पहले कोई नहीं गया। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो बड़ी क्लियरली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि ऐसा बेंच तो नहीं कॉन्स्टिट्यूट हो सकता ना चीफ जस्टिस की तरफ से जिसने पहले ये केस नहीं सुना, सो उसको तो रूल आउट कर देना। अब रह गया क्वेश्चन के 3 और 5 का। जो इसके केस के 2 हिस्से हैं, एक है डिस्क्वालिफिकेशन और एक है क्रिमिनल जो क्राइम्स जो की गई। जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है, उस हद तक तो 2 जज साहबान अपनी फाइनल राय दे चुके, 3 जज साहबान ने देनी है। लेकिन जहां तक क्रिमिनल एस्पेक्ट है इसका, सर लेकिन आप कोर्ट में मौजूद थे जी, जस्टिस इजाज अफजल साहब ने, और उन्होंने मल्टीपल टाइम से बात की, फैसला हम तीनों ने देना है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये फैसला 3 जज साहबान ही करेंगे, क्योंकि वो 2 जो वो दे चुके हैं। सर, लेकिन कैसे होगा? लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड बेंच। ये नहीं है, क्योंकि उनका फाइनल फैसला इस लिहाज से था कि 2 ने तो फाइनल दे दिया, बाकी 3 ने कहा कि हम फाइनल डिसीजन करने से पहले 2-3 चीजें पता करना चाहते हैं। सो इन दैट सेंस जेआईटी को ये टास्क दिया गया कि इन दैट सेंस ये उस बेंच की कंटिन्यूएशन है। सो मेरे अपने ख्याल में सिर्फ एक एस्पेक्ट मुझे करता है कि जो क्रिमिनल साइड है ना इसकी, जो क्राइम अनर्थ की है इन्होंने जेआईटी वगैरह ने, उस पे जो पहले 2 जज थे उनकी अभी तक राय, क्योंकि वो एविडेंस बाद में आई है, उस वक्त नहीं आई। सो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो 5 जज बैठ सकते हैं क्रिमिनल साइड को देखें। डिस्क्वालिफिकेशन 2 तय कर चुके हैं। उमर साहब आप भी इस इशू को देख रहे हैं? नो आई एम सेइंग हम सारे जिधर बैठते हैं यही बहस होती है। वो जिस तरह शफकत साहब ने बात की ना कि इस सहरा में हम फर्स्ट टाइम गए हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कोई अपने एक शऊर के तहत और जितनी कोई मुशाहिदात हैं उनकी बुनियाद पे जज साहबान की को किस तरह रीड करता है कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि इस सिलसिले में कोई ख़त्मी राय नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो 2 जज साहबान जो ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके हैं और उसके बाद जीआईटी की रिपोर्ट आई, तो या तो उनको वो शामिल कर लेते कि भाई जीआईटी की रिपोर्ट आई, आप दोबारा देख लें, हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए।
तो उन्होंने तो जेआईटी की रिपोर्ट देखे बगैर अपना माइंड दे उन्होंने कहा दिया कि ना। जरूरत ही नहीं है जेआईटी की, हमारे हम कन्विंस्ड हैं। नहीं Criminal side नहीं नहीं कन्विंस्ड हैं, ये बात ठीक है, नहीं convinced- कन्विंस्ड हैं, लेकिन ये है कि बाज़ औक़ात होता है ना कि भाई मेरी परसेप्शन ये थी, इधर तो कोई और चीजें हैं, लेट्स सपोज कि वो ये कहते हैं कि नहीं, यानी कि हमारा माइंड चेंज हो गया, तो उनका मेरा ख्याल है कि ये 3 रुकनी बेंच ही इस पर फैसला देगा, एक चीज। दूसरा ये है कि उन दोनों का फैसला खत्म हो गया आपकी नहीं, dissent? खत्म तो इस तरह से हो गया कि जब एक स्प्लिट वर्डिक्ट है ना, हमारे असल में इधर कल्चर नहीं है कि कोई एक इख्तलाफी नोट के भाई इख्तलाफी फैसला है, ज्यादातर यार हर रोज इख्तलाफी नोट आते हैं। नहीं इख्तलाफी नोट मेरा नहीं ख्याल को स्प्लिट वर्डिक्ट का बताएं कौन सा है। नहीं नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, कोई उसमें तो बहुत सारे हैं। नहीं मसलों को बताएं कौन सा। नहीं हमारी ज्यादातर जो हाई जुडिशल प्रोफाइल तारीख देख लेना आप। नहीं हाई प्रोफाइल बेशुमार जो एक माजी करीब में हाई प्रोफाइल केसेस पे ज्यादातर यही आया है कि एक मुश्तरका फैसला आया जो भी, ठीक है। इफ्तिखार चौधरी साहब के अज़ाफ़ी- बयान नीचे ज्यादा होता था, इससे पहले तो बड़े इख्तलाफी नोट आते होते थे। इजाफी नोट ज्यादा आते रहे हैं, इख्तलाफी नोट ये हो सकता है एक पॉइंट पे, लेकिन ओवरऑल जो जजमेंट पे है, वर्डिक्ट पे जो कमोबेश उनका इत्तेफाक होता था, इख्तलाफी नोट ये होता था जी कि मैं इस चीज पर कोई बट डिसाइड लेट्स नैरो डाउन। आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सर मैं जरा ये समझ लूं, ये कह रहे हैं कि पिछले दोनों जज का फैसला खत्म हो चुका है। मैं देखिए आपका ख्याल है खत्म हो चुका है? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये। और दूसरी बात, जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें उन्होंने वाजे किया हुआ है कि जिधर वो वी का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, हम, उसमें डाइसेंटिंग जजेस अलहदा से हैं, यानी हम का मतलब ये है कि जो quick point, sir, मैं शायद उस्मानी साहब से असल क्रिटिकल क्वेश्चन ये है जो आप वकला से जरूर पूछें कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि इन 3 जज साहबान में से ये तीनों फैसला करते हैं और इनमें से एक कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन और 2 नहीं कहते, फिर क्या होगा? शायद उस्मानी साहब, आपने सुना, अगर एक जज साहब ये फैसला करते हैं कि मेरी नजर में भी अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सादिक और अमीन नहीं रहे और मैं उन्हें नायल करने का फैसला करता हूं, अगर ऐसी सूरत हाल हुई सर, तो फिर क्या होगा? क्या वो 3-2 कंसिडर होगा, 3 नाहली के हक में हो जाएंगे? हाँ, फिर इसके मतलब ये हुआ कि फिर 3 जजेस जो हैं वो इस नतीजे पे पहुंचे कि उनको डिसक्वालीफाई होना चाहिए, तो वो मेजॉरिटी जजमेंट हो जाएगी और वो कोर्ट की जजमेंट होगी। वो इसलिए सर कि ये अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं की गई, और ये भी कोर्ट ने कहा ये इंटरम फैसला, जो इंटरम फैसला होता है वो तो वही बेंच करता है और वही बेंच फिर इंटरम फैसले के बाद फाइनल फैसला लिखता है ना सर। नहीं, देखिए ये बात नहीं है यहाँ पर। जिस तरह पहले नासिर अहमद जाहिद साहब भी कह रहे थे कि एक बेंच जो है वो चीफ जस्टिस बनाता है, ठीक, और चीफ जस्टिस ने वो बेंच बना दी 5 जजेस की। उन 5 जजेस ने फैसला करना है। अनफॉर्चुनेटली उन 5 जजेस में से 2 जजेस ने तो अपना माइंड पहले बना दिया और कह दिया कि वो नतीजे पे पहुंच गए और उनकी तरफ से पिटिशन उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी, लेकिन बाकी 3 जजेस ने अपना फैसला नहीं दिया। वो कर सकते थे, वो चाहते तो पिटिशन को डिसमिस कर सकते थे और फिर वो डिसमिस हो गई होती पिटिशन, लेकिन उन्होंने नहीं किए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई, अब वो इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना। अब इन तीनों में से अगर एक जज भी समझता है कि उनको डिस्क्वालीफाई होना, तो इसके मतलब 3 जजेस 5 जजेस जो कि चीफ जस्टिस साहब ने अपॉइंट किए थे, उनमें से 3 जज समझते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई होना, तो वो उन 5 जजेस की बेंच का मेजॉरिटी डिसीजन होगा। सर लेकिन इसमें आपको याद होगा जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने फैसला, जो इंटरम ऑर्डर जिसको आप कहें तो शायद गलत नहीं होगा, वो सुनाया था, उन्होंने कहा दिस इज अ 3-2 वर्डिक्ट, और सिंस हम माइनॉरिटी में हैं तो ये फैसला, माय लर्नेड ब्रदर मिस्टर इजाज अफजल हैज रिटन दिस वर्डिक्ट, इजाज अफजल साहब ने ये फैसला लिखा था। तो अगर आप ये कह रहे हैं सर मेजॉरिटी वर्डिक्ट ना अहली का हो गया, तो ये फैसला लिखेगा कौन सर? क्या ये आसिफ सईद खोसा साहब लिखेंगे या इन 3 लोगों में से कोई एक जज साहब, मोअज़्ज़ज़ जज साहब ये फैसला लिखेंगे? देखिए, वो हर एक जज चाहे तो अपना फैसला लिख ले खुद, या इन 3 जजेस में से एक को वो चूज कर ले जो कि फैसला लिखे, अगर वो एग्री करते हैं सारे के सारे। अगर वो एग्री नहीं करते तो हर एक जज, जिस तरह पहले भी हुआ था, हर एक जज ने अपना अपना फैसला लिखा था, तो हर एक जज अपना अपना फैसला लिख सकता है। तो लेकिन सर कोर्ट ऑर्डर भी तो होगा ना जिसमें कहा जाएगा आप नाइल हैं, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, वो कोर्ट ऑर्डर कौन लिखेगा? मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहना है कि कोर्ट ऑर्डर नहीं, देखिए तो कोर्ट ऑर्डर नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, कोर्ट ऑर्डर की बात नहीं है यहाँ पर 3 जजेस का फैसले की बात है। ठीक है। अगर 3 जजेस का यकसा फैसला है, मसलन जिस तरह के 2 जजेस ने, अब गुलजार साहब ने जजमेंट अपनी अलग लिखी है और खोसा साहब ने अपनी जजमेंट अलग लिखी है, लेकिन वो एक ही नतीजे पे पहुंचे, रीजनिंग उनकी मुख्तलिफ हो लेकिन नतीजा एक था।
अब अगर इनमें से 3 जजेस में से जो एक जब जज फर्ज किया वो अपनी रीजनिंग उसकी कुछ और हो, लेकिन नतीजा वो इसी पे पहुंचे कि इनको डिस्क्वालीफाई होना, तो 3 जजेस की जजमेंट हो जाएगी, मेजॉरिटी जजमेंट, और वो 5 जजेस की बेंच का फैसला होगा। ठीक, आप कुछ कहना चाह रहे मेरा ख्याल है कि आई मीन अपने आप को उनके कदमों में डालते हुए कि जी लीगल इश्यूज तो हम सारे डिस्कस कर चुके, 13 इश्यूज ऐसे थे जिनके ऊपर हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए थी। वो 13 सवाल हमने पूछ लिए, उसका जेआईटी ने हमें जवाब दिया। जेआईटी का जवाब हतमी नहीं है, लेकिन हमने उसको खुद स्टडी किया और उसके बाद इन 13 सवालों में हम जो क्रिटिकल सवाल हैं 1, 2, 3, 4 उस पर हमने इस नतीजे पहुंचे हैं कि वजीर आजम जो है वो सादिक और अमीन नहीं है और वो डिस्क्वालीफाई। सो मेरा ख्याल है कि ये सारी जजमेंट दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अब नए जो जज हैं, जो 3 जज इस बेंच में बैठे हैं, उनको नए तो तो लिखनी नहीं है। पड़ेगी ना सर। नए तो नहीं है। लेकिन इन्होंने पिछली जजमेंट में ये लिखा था, या उनका फैसला ये था कि हमारा ख्याल है कि इसको मजीद हमें इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो मजीद वाला है ना, समझे वहां से मोर ओवर करके वो शुरू कर देंगे। वजूद तमाम ठीक, अब ये जो मोर ओवर है, ये बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं ब्रेक के बाद पूछता हूं जस्टिस साहब से कि अगर उसमें ऐड तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो कोई नई जजमेंट होगी। 13 सवाल पूछे उन्होंने, और जाहिर किसी ने ये भी कहना होगा कि कोई क्रिमिनल केस है, कहीं सिग्नेचर्स का केस है, कहीं फोर्जरी हुई है, जो इल्जामात कोर्ट में लगते रहे हैं वो भी किसी ने लिखने, वो भी ज़ाहिर मेजॉरिटी वर्डिक्ट होएगा, कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा पेपर के ऊपर। एक ब्रेक लेते नाज़िर, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो मुमकिन फैसला, उसकी कानूनी पहलुओं पर बड़ी बहस इस वक्त चल रही है। बहरहाल हम इस वक्त तक जो ओपिनियन था वो 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा। सलमान राजा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, ये बहस इस वक्त चल रही है कि फैसला 5 जज करेंगे या 3 जज करेंगे। आपका क्या ख्याल है, 3 रुकनी बेंच का फैसला या 5 रुकनी बेंच का फैसला? देखिए, 3 रुकनी बेंच के सामने जो समाअत हुई, दौरान समाअत थी और समाअत के इख्तिताम पे भी जरा भी कोई इशारा नहीं दिया गया कि मामला 5 मेंबर बेंच के पास जाएगा। ऐसा मेरी नजर में तो मुमकिन भी नहीं है। लेकिन चूंकि अदालत ने कार्रवाई खत्म की और जजमेंट रिजर्व की, उस पर कोई इंडिया नहीं दिया गया कि अब 5 जज साहिबान दोबारा बैठेंगे और फैसला वो सुनाएंगे। इसलिए मेरी नजर में ये बहस गालिबन अब खत्म हो जानी चाहिए। वैसे भी उसूली तौर पे भी ये बात नहीं बनती, जब 3 जज साहिबान ने तमाम हियरिंग की, ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक फैसला जो है एक मुकदमे का वो 2 हिस्सों में हो। 5 मेंबर बेंच ने उस महले की हद तक एक हतमी फैसला किया, ये कहा कि आइंदा जो है अब एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच होगा और वो ये काम करेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बेंच देखेगा कि 184(3) के तहत कोई फैसला करना है या रेफरेंस। लेकिन ये अगर इंटरम फैसला हो, वो 3 राजा साहब, अगर जैसे जज साहब ने कहा कि ये इंटरम फैसला है, यानी ये वक्ती फैसला है, इसका मतलब बेंच तो अपनी जगह मौजूद है। मैं अर्ज करूं, देखिए, इंटरम फैसला वो होता है जब वही बेंच बाद में अपनी फैसला करे। एक बेंच के सामने कोई केस किया, उसने उसमें इम्तनाई जारी कर दिया और फिर ये कहा कि हम देखेंगे कि उसमें इम्तनाई को मुस्तकिल करना है या खारिज करना है। क्या ऐसा नहीं हुआ? वो बेंच जो था उसने अपनी हद तक फैसला किया, मुकम्मल एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हो गया और उसके बाद उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नया बेंच बन गया। राय साहब, अगर इन 3 में से, अब ज़ाहिर वो टेरिटरी आ गई कि अगर इन 3 में से कोई एक जज कहता है मेरे ख्याल में भी वजीर आजम पाकिस्तान अब सादिक और अमीन नहीं रहे, फिर क्या होगा? फिर क्या 3 जजों का फैसला तस्वुर होगा नाअहली का, या ये फिर माइनॉरिटी के तौर माइनॉरिटी रह जाएगा ये फैसला? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात एक खिभाम का शिकार हो चुकी है, लेकिन मेरी नजर में ये फिर एक एहतियाती राय होगी। अगर एक जज साहब ये कहते हैं ऐसा नहीं होगा, तो एक जज साहब की राय को पिछले जो 2 जज साहिबान पे जिनका एहतियाती फैसला था उसके साथ मिलाकर पढ़ा कर जाए और ये कहा जाए कि अब 3 जज साहिबान एक तरफ हो गए हैं, क्योंकि 2 मुख्तलिफ बेंचेस हैं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि 2 मुख्तलिफ बेंचेस के फैसलों को जोड़ के पढ़ा जाए। या ये बेंच जो है 3-0 से या 2-1 में जो फैसला करेगा, कोई फैसला होगा, उसको पिछले फैसले के साथ मिलाकर नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब, उनका ख्याल है। मैं अब जरा शाहिक उस्मानी साहब, एक साबिक चीफ जस्टिस साहब से भी बात हुई आज, नाम नहीं लेते, उन्होंने कहा कि जी नाम कोट ना कीजिएगा। उनका भी ख्याल था 3 रुकनी बेंच है। अब ये जो आर्ग्यूमेंट सलमान साहब दे रहे हैं कि एक फैसला हो चुका, ये नहीं होता कि एक फैसला हो फिर दूसरा फैसला है,
इट मेक सेंस टू यू, आप इट डजंट मेक सेंस टू यू सर? मुझे तो इट डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल, क्योंकि जिस तरह आपने बड़ी सही बात कही, आपने ये कहा कि अगर तसव्वुर ये किया जाए कि ये 3 जजेस ही डिसाइड करेंगे, तो अगर इनमें से एक जज कहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए, तो फिर क्या फैसला होगा कोर्ट का? तो फैसला तो फिर 3 जजेस में से 2 का मेजॉरिटी डिसीजन हो गया, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, और फिर बड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाएगी कि 4 जज हैं, उन्होंने तो कहा कि डिस्क्वालीफाई होना, एक जज कहता है कि नहीं होना, तो ये तो बहुत मुश्किल बात हो जाएगी। और वैसे भी चीफ जस्टिस साहब ने तो 5 जजेस की बेंच बनाई थी, वो अभी टूटी तो नहीं 5 जजेस की बेंच, ये 3 जजेस का स्पेशल अपने लिए उन्होंने एक स्पेशल बेंच बनी उनके लिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो बड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाएगी। अच्छा, मैं कंफ्यूजन हो जाएगी उनका ख्याल। जी, मैं सिर्फ एक जुमला मैं आपको पॉलिटिकल बात कर देता हूँ, नॉट लीगल। जो भी लीगल होगा वो, अगर 3 में से एक जज फैसला कर देता है कि नाअहल है, तो सारा मुल्क जो है वो खड़ा हो जाएगा कि ये नाअहल है, क्योंकि 2 पहले और 1 और। ये कैसे हो सकता है कि जी वो कहें जी हम काउंट ही नहीं करेंगे उसको? नहीं, ये इस तरह से तो यानी पहले भी 2 ने फैसला किया और उस पे भी कोई मुल्क कहीं कहीं से खड़ा हुआ। 2+1 व्हाट ही इज सेइंग इज, लेट्स पुट इट दिस वे, सुनिएगा, मैं सुने, आपके ऊपर कोई चार्ज लगा, करप्शन का चार्ज लगा, 5 बंदे इकट्ठे किए गए कि यार आप इदारे के अंदर सही कि आप फैसला करें कि इन्होंने किया या नहीं किया। 2 कहते हैं हमारे ख्याल में किया, 3 कहते हैं नहीं यार मेरे ख्याल है इसको इन्वेस्टिगेट मजीद करते हैं। ठीक है, अब 3 वो आ गए जिन्होंने आपको सजा नहीं दी। अब इनका आर्गुमेंट क्या है? 3 वो है, देने वाले 2 साइड पे हो गए, 3 वो आ गए जो पहले ही आपको सजा देने को नहीं दी उन्होंने। अब उसमें से अगर एक और कहता है, तो ये तो वो आपके फेवर की बात हो गई कि पहले ही वो लोग जो आपकी साइड पे थे उन्हीं से दोबारा फैसला करवाया गया। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। जो आप बात कर रहे थे ना इंटरिम ऑर्डर की, जो मुझे याद पड़ता है उसमें कहीं इंटरिम ऑर्डर का जिक्र नहीं है कि ये अबूरी हुक्म है। वो एक फाइनल जज साहब ने कहा है, 2 रिमार्क्स दिए। ये सबसे पहले जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कोर्ट में कहा कि ये इंटरिम ऑर्डर है। फिर जस्टिस एजाज अफजल साहब ने, मैं जरा आप इजाजत दें जस्टिस शाइख उस्मानी साहब से पूछो, सर ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर क्या होता है? ये भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जजमेंट के बारे में, जो जजमेंट आ चुकी है, ये कौन सा ऑर्डर होता है सर? नहीं, देखिए इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर तो और होता है, वो तो बीच में अगर कोई एप्लीकेशन वगैरह फाइल होती हैं, तो उन एप्लीकेशंस के ऊपर जो ऑर्डर्स होते हैं उनको इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कहा जाता है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर तो साफ क्लियर बात है कि 2 जजेस ने एक फैसला कर दिया, 3 जजेस ने कहा कि अभी हम इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि डिस्क्वालीफाई करें या नॉन डिस्क्वालीफाई करें। नहीं, कॉमन सेंस उनमें से अगर एक भी हट जाता है, दूसरी साइड पे चला जाता है, तो वो मेजॉरिटी डिसीजन होगा। इसमें तो मुझे तो कोई डाउट नहीं। देखिए, मैं बहुत शुक्रिया जैसे शाहिद उस्मानी साहब को जाना था, उन्हें बहुत शुक्रिया आपने आपके वक्त का सर। उनका ये वो ही इज वेरी क्लियर के 5 रुकने की वो जज साहब का है, ठीक है, उनकी वो क्लैरिटी है, लेकिन मैं अभी क्लैरिटी, वैसे एक सेकंड रुक जाए। हाँ। जस्टिस हम आपको सुनाते हैं नासिर इस्लाम, नहीं नासिर जाहिद साहब, तो वजूद्दीन साहब ने क्या कहा, जरा ये भी सुन। ये जो मौजूदा बेंच है, ये उस बेंच का हिस्सा नहीं है जो 5 रुकनी बेंच थी और जिसने स्प्लिट फैसला दिया था। उस रिकमेंडेशन की बुनियाद के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाई है। चीफ जस्टिस को रिपोर्ट करेंगे कि हमारा काम हो गया है, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस को बेंच बनानी है जो इस मामले को पाए तकमील तक पहुंचाए। ठीक है। उस बेंच में इन 3 जज साहिबान ने तो होना ही होना है। दूसरे 2 जज साहिबान हैं, उनका भी ये पार्ट हर्ट केस है, लिहाजा उनका भी होना जरूरी है। उनका भी पार्ट हर्ट केस है। अच्छा, एक तो ये जैसे वजूद्दीन साहब ने बात की, इफ्तिखार चौधरी साहब का भी एक दिन बयान आया था, उन्होंने कहा कि इसके बारे में 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा। ठीक है, यानी हम ये बात कर रहे हैं ना कि एक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे जा रहे हैं। अच्छा, जो मैं ऑर्डर पढ़ा उसमें कहीं कोई इंटरिम का मुझे जिक्र नजर नहीं आया ऑपरेटिव मैं आपको वो बता रहा हूं जो कोर्ट में कहा गया। आप मौजूद होते हैं कोर्ट में, ये अदालत जज साहब ने कहा। मैं आपको बताऊं, एक उसमें इंटरिम का जिक्र नहीं है, दूसरा जो उसका पैरा नंबर 3 है उसमें इन्होंने कहा कि ये जीआईटी जो बनाने का मकसद है वो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे आर्टिकल 184(3) और जो नैब ऑर्डिनेंस है जिसमें यानी कि जिसके तहत हमने डिस्क्वालिफिकेशन और रेफरेंस के बारे में डिसाइड करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें, और फिर दूसरी चीज, क्या ये मुमकिन है कि आप, अच्छा किस तरह ये आप दोनों को फैसलों को एक
पार्टी है जो ऑलरेडी अपना माइंड दे सर, चुकी है। सवाल फैसला तो उन्होंने- ही है, देखिए, वज़ीर आज़म नाअहल है, नहीं, ये फैसला है नहीं, ना। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, पहली पार्टी ने ये नहीं कहा कि हमारा ये ख्याल है, लेकिन चूंकि ये जो मेजॉरिटी हमारे नहीं, 3 फैसला कितने लोगों ने करना था? नहीं 3 5 ने करना था 5 ना? ने करना था ना। 3 कहते हैं नाअहल है, नहीं 2 कह रहे हैं ना नाअहल नहीं है। अगर अबूरी आर्डर हो ना, अबूरी आर्डर का ये मकसद होता है या तो ये हो जाए कि हम जब ये जीआईटी की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये 2 जज साहबान दोबारा कंसिडर करेंगे। अबूरी का ये मतलब होता है कि हम अभी तक फाइनल अपना माइंड नहीं बनाया। पर उन्होंने 3 ने अपना कहा माइंड हमने बना लिया। माइंड नहीं बनाया, 2 ने कहा हमने बना लिया। ये जस्टिस वजीद साहब ने जो बात की है ना, इसके अंदर मुझे तो बहुत सारी लॉजिक नजर आई है। लेट्स अस्यूम, क्योंकि हम सारे एक जैसे पहले शुरू में कहा था कि ऐसी जगह फिर रहे हैं जहां पहले कभी कोई नहीं गया। लेट्स अस्यूम कि 5 मेंबर फैसला उन्होंने दिया वो फाइनल है, ठीक है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बने जो इसके जो नुकात हैं कि इन्वेस्टिगेशन ये वो, तो ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच बन गया ताकि कोई डंडी ना मार सके, हुकूमत पेश ना हो। उन्होंने कहा कि उनमें से किसी और को ही बना सकते थे। उन्होंने इन तीनों जजेस उनमें से 3 जज जो थे उनकी बना दी। ठीक है जी, अब फाइनल हो गया। मेरा ख्याल है इट स्टैंड्स टू रीजन जो जस्टिस वजीदुद्दीन कह रहे हैं कि ये 3 जज रिपोर्ट करते हैं चीफ जस्टिस को कि जनाब साडा काम हो गया, हमने अपना काम कर लिया, इंप्लीमेंटेशन हो गई, रिपोर्ट आ गई, अब आप इसको मजीद डिस्पोजल के लिए कोई बेंच बनाएं। मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि भाई कोई कहता है जी 7 मेंबर बेंच बन जाएगा, 9 मेंबर। जिन्होंने सुना ही नहीं है। जिन्होंने सुना ही नहीं, उनको किस तरह आ ही बैठाएंगे? नहीं सकते। ये जिस तरह आप ये तस्वर नहीं कर सकते, इसी तरह जो 2 जज पहले अपनी राय दे चुके हैं वो जीआईटी की रिपोर्ट पढ़े बगैर वो किस तरह ये तो क्या भाई उनको तो जेआईटी की रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत तो 3 को थी। ये क्या क्यों? चले यही आर्गुमेंट फरूक नसीम साहब से पूछते हैं। यही आर्गुमेंट एक चीज और ऐड कर लूं। हम चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिव पार्ट में ये भी तय उन्होंने बताया कि हम डिस्क्वालिफिकेशन जरूर कंसिडर करेंगे। We shall consider. कौन We shall नहीं consider. कौन कंसिडर करेगा? 3 रुकनी bench. बेंच, ठीक The है। bench. लेकिन The said उसमें उन्होंने bench. कहा कि अगर जरूरी समझा तो हम रिस्पोंडेंट नंबर 1 को भी बुलाएंगे। फरूक नसीम साहब, कंफ्यूजन सर, कंफ्यूजन इसलिए है कि जिधर जा रहे हैं पहला सवाल मुझसे तो यही होता है सर, करेगा कौन, क्या होगा? आप कुछ हमें इस मुश्किल से निकालें कि ये जो अभी आप उमर चीमा साहब को सुन रहे थे, इसमें आपको मेरिट नजर आता है या आपका क्या ख्याल है कि क्या होने होगा अब के बाद का प्रोसीजर क्या है कोर्ट का? ऐसा करते हैं ना कि मुझसे ना आप किसी भी दोस्त की बात पर कमेंट ना करवाएं। नहीं, मैं कह रहा हूं अब के बाद का प्रोसीजर बताएं सर। मैं आपके सामने अपनी एनालिसिस पेश कर जी जरूर। और नेचुरली क्योंकि इसमें हर आदमी अपनी डिफरेंट एनालिसिस पेश कर रहा है, बात हतमी तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि देखिए 5 रुकनी बेंच थी जिसने ये केस सुना। उस 5 रुकनी बेंच के जो लर्नेड जजेस थे, 5 जो थे, उनमें से 2 ने एक फाइनल फैसला दे दिया और अपने तौर पे केस उन 2 जजेस ने डिस्पोज ऑफ कर दिया अपने 2 ओपिनियंस पे। 3 जजेस ने एक जीआईटी बनाई अपनी मुआवनत के लिए और वो क्या ऑर्डर था? वो एक एक्चुअली इंटरिम ऑर्डर था। उसके अंदर अगर आखिर में अगर आप देखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कहीं कोई हतमी तौर पे कोई फैसला है उनका, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये जीआईटी इस तरह काम करेगी और हम अपनी मुआवनत के लिए इसको जीआईटी बना रहे हैं और हम ये इंश्योर करेंगे कि आवर ऑर्डर इज नॉट लॉस्ट इन अ ब्लाइंड एली, यानी एक बंद गली में, अंधेरी गली में ये खोना नहीं चाहिए हमारा जो ऑर्डर है। यानी ये 3 लर्नेड जजेस जो हैं उन्होंने अब फैसला देना बाकी था। यही वजह थी कि उन 3 लर्नेड जजेस की एक बेंच बनाई गई, इम्प्लीमेंटेशन किसके ऑर्डर की? अपने खुद के ऑर्डरों की एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच थी, किसी और के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन बेंच नहीं थी। तो अब इन 3 जजेस ने जीआईटी की रिपोर्ट आ गई, दोनों फरीकैन ने अपने अपने दलाइल दे दिए और दलाइल देने के बाद अब इन्होंने फैसला महफूज कर लिया और अब ये फैसला देंगे। तो जब ये 3 लर्नेड जजेस फैसला अपना अपना देंगे फाइनल, तो वो जो पुराने वाले 2 लर्नेड जजेस जो फैसला कंप्लीट दे चुके हैं, तो ये फैसला उसके साथ मिल के पढ़ा जाएगा। तो मिल के पढ़ा जाने का मतलब ये है कि इन 3 लर्नेड जजेस ने में से अगर एक भी लर्नेड जज ने उन 2 लर्नेड जजेस से जो फैसला दे चुके हैं एग्री कर लिया, तो ये 3 जजेस फिर एक तरफ हो गए। सर बेंच पे 5 बैठेंगे आपके ख्याल में या 3 जज बैठेंगे उस वक्त? 3 जज बैठेंगे। 2 ने तो अपना फैसला सुना दिया, उन्होंने फैसला सुना दिया। सर तो क्या अमूमन
जो जजमेंट होती है फाइनल, जो अक्सरियत ही होते हैं, फर्ज करें मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं कि 2-1 डिसीजन होती है, एक जज कहते हैं वजीर आजम नाअहल है, दो कहते हैं नहीं हमारा ख्याल है इनके खिलाफ सिर्फ रेफरेंस भेजना चाहिए। तो वो क्या जो सीनियर जज आसिफ सईद खोसा साहब नहीं होंगे जो वर्डिक्ट सुनाएं और फाइनल वर्डिक्ट लिखें? उसकी देखिए होगा ये कि क्योंकि मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि अब इन 3 लर्नेड जजेस का जो फैसला है वो पहले 2 के साथ मिल के पढ़ा जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो 2 बैठेंगे, उनकी जरूरत भी नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, आमतौर पे ये होता है कि 2 की बेंच है, 2 ने आपस में डिस्प्यूट किया, थर्ड जज को रेफरी जज आता, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, ऑडियो नहीं। मेरे अकरम शेख साहब भी मौजूद है, अगर इजाजत है मैं आखिरी ओपिनियन उनका भी ले लूं। अकरम शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अपनी खैरियत बताइए। आप बीमार कब से होने लगे हैं? सर बस वैसे ही वो फूड पॉइजनिंग हो गई थी कुछ दिन पहले। आप तो दुनिया को बीमार करने वाले हैं, आप क्यों बीमार हो गए? अल्लाह आपको सेहत दे। अल्लाह खैर करेगा सर इंशाल्लाह, उम्मीद है आप भी खैरियत से। सर बहस तो आपने सुन ली होगी, जरा आप अपना बता दें, आपका क्या ख्याल है, 3 रुकनी बेंच है या 5 रुकनी है? सर सर नहीं, 5 रुकनी कोई बेंच इस वक्त नहीं है। इस वक्त एक ही बेंच है, वो 3 रुकनी बेंच है, और वही बेंच है जो फैसला करने का मिजाज है। सर अगर एक अगर जज इनमें से उसके कहते महसूल हैं लीजिए कि ना, मेरे मैं ख्याल आपको में जवाब- वजीर आजम नाअहल है, तो क्या ये आपके- 3-2 का फैसला बन जाएगा नाअहली का? आपके सवाल के जवाब से पहले मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ। ये 3 रुकनी बेंच ये फैसला करेगा कि वजीर आजम नाअहल हैं या नहीं है, और अक्सरियत की बुना पर करेगा, और इसका पहले बेंच से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बेंच फंक्शस ऑफिशियो हो चुका है, वो बेंच अपना फैसला सादर करके एक तरफ हो चुका है। अब एक नया मुकदमा वाकयात की बुनियाद पे, शवाहद की बुनियाद पे और शहादतों की बुनियाद पर एक नया बेंच उसको देख रहा है। सर लेकिन वो पिछली पिटीशन डिस्पोज ऑफ नहीं की थी, कहा जा रहा है वो इंटरम ऑर्डर था। अरे सर मेरी बात सुनिए ना, इंटरम ऑर्डर जो है वो किस तरह इंटरम हुआ? 2 जजेस के हद तक तो वो फाइनल हो गया, वो तो उसमें नहीं बैठे, और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब अगर चाहते तो पूरी कोर्ट को बिठा सकते थे, चीफ जस्टिस साहब चाहते तो 9 रुकनी बेंच के पास भेज सकते थे। आपको पता है कि पिछले दौर में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने गिलानी साहब का पहला मुकदमा 9 रुकनी बेंच के पास भेजा। तो ये बात जो है ना, ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, प्रेरोगेटिव है, प्रिविलेज है बेंच कॉन्स्टिट्यूट करना। उन्होंने उन्हीं 3 जजेस का बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। इट इज अ न्यू बेंच। ठीक है, इसका वो 2 फादर जज साहबान हिस्सा नहीं है। इज्जत माब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और इज्जत माब जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जो बहुत ही काबिल एहतराम जज साहबान हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है। और ये जज साहबान जो राय पे पहुंचेंगे, इन्होंने 2 टोक उनकी राय से इख्तलाफ किया है। नहीं सर इख्तलाफ नहीं किया सर, इख्तलाफ किया है सर इन्होंने सिर्फ इतना आप कहा पढ़ें। कि हमारे ख्याल में अभी नाअहली हम JIT बना देते हैं। देखे ना, अभी और कभी की बात नहीं है। इन्होंने कहा कि बगैर शहादत रिकॉर्ड किए नाअहली का फैसला किया ही नहीं जा सकता। आपने मेरा ख्याल फैसला जरा जज्बात से पढ़ा है, जरा पैशन के सर साथ। सारे जज्बात से पढ़ रहे हैं, इस तरफ या उस तरफ, हर एक जज्बाती है मैं फैसले के आपको बारे में ना सर। मोटी बात है, अगर एक जज ने भी एग्री कर दिया उनके साथ, और लीगल नाइसिटीज जो भी मर्जी हो, या तो बलवा हो जाएगा या इट विल बी हेल टू पे। ये बात ठीक है, बहुत शुक्रिया अकरम शेख साहब। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं कि वैसे हमने कोशिश की, साबिक जजेस हैं इनमें से अक्सरियत सुप्रीम कोर्ट के, आपने बड़े लोगों को कर एमिनेंट लॉयर्स हैं। आप वैसे जफर साहब से पूछना चाहते हैं तो 2 मैंने कहा कुछ लोगों से ऐसे बात की ऑफ एयर, जो बड़े नाम है। अमेजिंग बात नहीं है कि आपस में तकसीम इख्तलाफ है, स्प्लिट वर्डिक्ट है, वो भी तो तकसीम हो सकता है। इट्स अ स्प्लिट वर्डिक्ट। हो सकता है जज साहबान भी आपस में तय कर रहे हो कि 3 ने देना या 5 ने देना। बट आई थिंक मेजॉरिटी इस वक्त भी कम से कम उस तरफ जा रही है कि 5 रुकनी बेंच का फैसला है। अगर एक कम आपके पैनल में, हमारे पैनल में, यार ये पैनल चले, हमारा पैनल ही समझ नहीं, मुझे यकीन है कहीं और ये पैनल बनता। आई मीन कि आपके टॉक शो में, इनके इस प्रोग्राम मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 2 शरीफ फैमिली के लॉयर्स मौजूद हैं। हमने तो कोशिश की है जितना कर सके। 3-0 जजमेंट होगी। तो 5-0 ही करेंगे, फिर सीधी सब इकट्ठे हो जाएंगे। एक ब्रेक के बाद
एक अक्सरियत चाहती है कि वज़ीर आज़म को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। जरा पॉलिटिकल बात भी करते हैं, स्टेप डाउन करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वज़ीर आज़म मालदीव चले गए हैं, आ जाएंगे 2-3 दिन में। क्या करना चाहिए उनको सियासी तौर पर, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सर, क्या वज़ीर आज़म साहब को उससे पहले चले जाना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर मैं उनकी जगह होता और यही हालात और मामलात होते तो मैं कब का एक तरफ हो गया होता। अब हुआ क्या है कि मतलब है कि JIT के होने से, बाकी चीज़ों होने से इतनी और चीज़ें आ गई हैं। हर जो भी कदम उठाते हैं उसमें मज़ीद दस्ते चले जाते हैं। मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो चुकी है, अखलाकियात ख़त्म हो चुकी हैं, हुकूमत के ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है, लोग ऑर्डर्स फॉलो करना चाहते नहीं हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि ये कल को होंगे नहीं होंगे। तो वो एक क्रॉमवेल ने कहा था कि फॉर द सेक ऑफ गॉड गो। अब वक्त आ गया कि जाओ, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। अगर मुझे आप ये बताएं, अगर रेफरेंस भी लेट्स से, और तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन अगर कोर्ट कहता है जी डिस्क्वालीफाई हम नहीं करते, क्रिमिनल चार्जेस हैं बहुत सारे, हम रेफरेंस भेजते हैं, नैब इसको ट्राई करे, उसके बाद कोई हैसियत रह जाती है? मुझे आप बताएं, प्राइम मिनिस्टर रह सकता है उसके बाद? किसी सूरत में अब रहने के काबिल तो नहीं रहा। तो इसलिए आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे के सर्वाइव कर सकता है। लेकिन वो एक बहुत से जो ओपिनियंस और आर्गुमेंट्स आ रहे थे उनमें से एक ये भी है कि जी वज़ीर आज़म साहब के साथ जो एसोसिएटेड लॉयर्स हैं उनका ये ओपिनियन जरूर हो सकता है, लेकिन बाकी जजेस का ओपिनियन इज़ वेरी डिफरेंट। बड़ा क्लियर है कि शायद इसलिए क्योंकि फैमिली को सूट करता है कि यही 3 जज फैसला करें। ऑलरेडी 2 तो फैसला खिलाफ दे चुके हैं। लेकिन क्या इससे बेहतर ना होता कि वज़ीर आज़म अगर चले जाते? ये बहस ही ना हो रही होती। अच्छा, वैसे इत्तेफाक की बात है कि मेरी आज ओपिनियन जो शरीफ खानदान के वकील हैं उनसे मिलती जुलती है। और मैं अपनी ओपिनियन को एस्टेब्लिश करने लगा हूं कि जो पैरा 3 है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक जो मुझे समझ लगी है। पैरा 3 में बेंच का जिक्र आ रहा है। किस बेंच का? जिसने GIT को इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, उसमें वो फाइनल लिखते हैं। मैं उसको उर्दू में पढ़ देता हूं कि जब ये 60 दिन के बाद, 60 दिन के अंदर GIT अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके इस बेंच को पेश करेगी, तो ये बेंच अपना एक मुनासिब अप्रोप्रिएट में पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर किन आर्टिकल्स के तहत, 184(3) के तहत, 187(2) के तहत और 190 के तहत, ठीक है, कि जिसमें रेफरेंस फाइल करना और जो भी इस नेक्सस में अगर कोई और किसी ने क्राइम कमिट किया हो तो उन सब के खिलाफ ये चीजें हम तय करेंगे, ठीक है। तो मुझे वैसे आज तक की कोई हिस्ट्री में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तो नहीं, ये तो these are no new grounds, वैसे भी नए ग्राउंड्स हैं इसमें, हमें नहीं मालूम क्या होगा। इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बाकी सब ये कह रहे हैं कि फैसला 3 ही देंगे, लेकिन 2 के साथ मिला के पढ़ा जाएगा? ये अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए मिला के तो अब परसेप्शन क्या बनेगी, लेट्स आखिरी 1.5-2 मिनट, परसेप्शन क्या बनेगी? अगर अगला फैसला ये 3 करते हो, कहेंगे देखें जी जो खिलाफ फैसला देते हैं उनको साइड पे किस लिए कर दिया आपने? अगर एक जज और कहता है कि नायल है, वो कहेंगे देखें जी वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश हो रही है। मामूली बात है। सारी अवाम तो कानूनी मुशगाफियां नहीं समझती ना। अगर 3 में से एक ने भी कह दिया ना कि ये नाअहल है, तो उसके बाद मतलब कोई मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी ये 2 जो हैं ये सही है और कानून ये कहता है और फलाना नहीं। बिल्कुल नहीं मानने लगे। मानने को तो ये है कि बहुत सारे लोगों के बारे में एक अवामी राय ये है कि ये करप्ट लोग हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन उनका क्या आर्गूमेंट होता है? वो कहते हैं जी कि कोर्ट ने हमें छोड़ दिया है, ठीक है। एक अवामी राय है, एक कानूनी राय है कि कानूनी के बारे में इख्तलाफ है ना। आपके सामने कानूनी इख्तलाफ आपने देखा? नहीं ये है। आप देखें, ये जिस दिन फैसला करिए आया तो हम कहेंगे सर आप तो ये कहते हो यार हमें क्या पता कोर्ट ने क्या किया। देखिए ये एक और नया रोला पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या होगा जब ये जजेस बैठ के कहेंगे जी ये फैसला हमें नहीं समझ आती कैसे फैसला। अदालत के लिए खुद एक आजमाइश है, मेरे लिए हो सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा, अदालत के लिए आजमाइश है। अगर 3 जज उस ओरिजिनल 5 में से एक तरफ हो जाते हैं और उसके बाद कोई कानूनी मुशगाफी आ जाती है तो वैसे अगर तो 5 रुकनी ने फैसला करने ना, तो फिर तो आप ये समझेंगे प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो गए। साढ़े वालों ना ही समझो। नहीं, फिर तो यानी कि 2 है, यानी कि 1 वोट की जरूरत है ना। 3 जज बाकी हैं, 1 वोट की जरूरत है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। हुआ क्या था? हुआ ये था कि 5 में से 2 ने कहा हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, हमारे कागजों में वजीर आजम अब सादिक अमीन नहीं है। 3 ने ये नहीं कहा कि आप सादिक अमीन हैं, उन्होंने कहा हमें एक JIT की जरूरत है, कुछ और प्रोब करते हैं और देख लेते हैं यार शायद कोई जवाब आए। यकीन नहीं। अब अगर उनमें से एक और यकीन आ गया
तो ये तो 3 को यकीन आ गया ना मेरा भाई। फिर तो ईद है कल अगर आपके कागजों में। सो दिस इज द आर्ग्यूमेंट। मेरा ख्याल है बेसिक आर्ग्यूमेंट इस तरह का मेरे जहन में है। लेकिन बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, बस दीजिए, अल्लाह हाफिज। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.